नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धर्म संसद हेट स्पीच मामले पर जितेंद्र नारायण त्यागी और यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के खिलाफ संतों ने शुरू की प्रतिकार सभा। गन्ना मूल्य भुगतान प्रक्रिया शुरू न होने से किसान बेहद नाराज, बैठक कर नव नियुक्त ईडी के खिलाफ भी जताई नाराजगी। वसीम रिजवी को नहीं मिली सीजेएम कोर्ट से राहत, धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में किए गए थे गिरफ्तार। मसूरी टिहरी मार्ग मसराना के पास बाइक सवार खाई में गिरा, मौके पर मौत, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज, प्रत्याशियों के नामों पर लगी फाइनल मुहर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 3848 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान उत्तराखंड राज्य में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,67,272 पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड में अब तक 3,37,537 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अभी भी उत्तराखंड में कोरोना के 14,892 केस एक्टिव हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में बीते दिनों आयोजित हुई धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में पुलिस कार्रवाई के विरोध संतों ने आज रविवार को सर्वानंद घाट में प्रतिकार सभा का आयोजन किया, जिसमें संतों ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी और हेट स्पीच मामले में एसआईटी को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में समुदाय विशेष की महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के मामले में पुलिस ने कल शनिवार रात जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया है। वह सर्वानंद घाट पर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में अनशन पर बैठे थे। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में कोरोना से हुई पहली मौत से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति को स्थानीय एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 18 पक्काकोट काशीपुर निवासी महेश चंद्र को 9 जनवरी के दिन राजकीय अस्पताल काशीपुर में रैपिड टेस्ट पॉजिटिव के चलते हालत चिंताजनक होने पर मुरादाबाद रोड स्थित सिद्धिविनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ बीती रात इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। ये खबर जैसे ही स्वास्थ्य महकमे को लगी तो महकमे के आला अधिकारियों ने अस्पताल पहुँचते हुए जरूरी जानकारी ली और कोरोना से मृत्यु हुए व्यक्ति के दाह संस्कार को जरूरी हिदायत जारी की। देखिए, महेश चंद्र नाम से एक मरीज हमारे यहाँ 9 तारीख को एडमिट हुआ था, जिसने रैपिड एंटीजन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया हुआ था। पॉजिटिव रिपोर्ट थी उसकी, और ये मरीज दमा का मरीज पहले से ही है। 75 साल की इसकी उम्र रही है, तो वैसे ही इसकी जनरल कंडीशन काफ़ी वीक थी और अभी हाल फिलहाल में कोविड से ग्रसित था। तो इसको हमने 9 तारीख से एडमिट किया हुआ था। काफ़ी हाई लेवल पे ऑक्सीजन चल रही थी, फिर इसको हमें वेंटिलेटर पे लेना पड़ा और कल शाम 7 बजे 14 तारीख को इसकी मृत्यु हो गई वेंटिलेटर पे ही। तो हमने इस चीज़ के लिए उस पूरा सीएमओ ऑफिस, डीएम ऑफिस और आरडी भट्ट को सूचित कर दिया है और बॉडी को बाकायदा क्रीमेशन के लिए भेजा गया है। जिले के सर इस तरीके से पहला केस सामने आया है, इसको लेकर के किस तरीके से देख रहे हो, कितनी सतर्कता अपने यहाँ बढ़ती जा रही है? और देखिए, हमारे पास पहला ही पेशेंट इस तरीके से एडमिट हुआ है। हालांकि हमने कोविड के चलते पूरी व्यवस्था कर रखी है एडमिशन की, परंतु अभी उस स्तर पर केस सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यदि आगे कुछ इस तरीके का होता है तो हमारे लिए सीएमओ ऑफिस से और डीएम से निर्देश आ गए हैं। हम पूरी तरह से व्यवस्थित हैं, पर मैं यही कहना चाहूँगा, जनता से अपील करूँगा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, इसे हल्के में ना लें और पूरा उचित दूरी 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग करते रहें, क्योंकि किसी भी चीज़ को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। कोविड को पूरी सतर्कता से ही कोविड नियमों का पालन करें। मसूरी में कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली द्वारा पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा मसूरी विधायक गणेश जोशी और सरकार पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि लगातार टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा बताए गए नियमों का कोई भी भाजपा नेता पालन नहीं कर रहा है। मसूरी विधानसभा में लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2022 में जो है पूरे उत्तराखंड क्या पूरे देश में जहाँ भी जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफाया होगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ मसूरी में भी और यहाँ उत्तराखंड में भी पूरी तरह से यहाँ पर जो है
कांग्रेस की सरकार बनेगी। आयोग जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्त में है, भारत सरकार की गिरफ्त में है और उन्हीं के जो अंडर हैंड जो उनके दिशा निर्देश होंगे, क्योंकि यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं, काबीना मंत्री, वो रोज़ सभाएं कर रहे हैं। आज भी मसूरी में सभाएं की है और इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे और इसी तरह की सभाएं अन्य जगह पे भी मोहल्लों में भी कर रहे हैं और ये टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कहूँगा चुनाव आयोग से कि उसका गुलाम न बने और वो देश के हित में काम करे। क्या मानते हैं, इसको लेकर शिकायत कर रहे हैं आप? हाँ, हम रोज़ जो है, उनका व्हाट्सएप नंबर है चुनाव आयोग का, उन्होंने दे रखा, हम उस पर रोज़ शिकायत करते हैं। और मैंने अभी जो है परसों भी शिकायत की थी कि जितने भी बैंक हैं, पेट्रोल पंप हैं, LIC का ऑफिस है, जहाँ जहाँ केंद्रीय ऑफिस हैं, वहाँ सब जगह हमारे देश के प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी हुई है, उसको भी उतारा जाए। वो भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, तो उसको भी उनको लिखित में फ़ोटो बना कर भेजा उनको, तो उसको भी वो कहते कि हम उतारेंगे। ये गलत बात है। कोई कार्यकर्ता, एक आदमी को छोड़कर, जो यहाँ के पूर्व अध्यक्ष थे, उनको छोड़कर वो इंडिविजुअली शामिल हुए हैं, कोई इसमें कार्यकर्ता शामिल नहीं हुआ। जो वहाँ पे और अन्य 2 पार्षद थी, वो पूर्व में पहले ही भाजपा के साथ में थी। जसोदा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की पार्षद रही है और जो गीता कुमारी जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही है। पहले चुनाव में साथ थी, आज भी चुनाव है, उन्हीं के लोग थे, तो उन्हीं की मीटिंग कर रहे थे। वो दिखाने के प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग हारे नहीं हैं, लेकिन यहाँ की मसूरी की जनता उनको जवाब देगी। तो आप लोग यहाँ मसूरी के बासिंदे भी हैं और मीडिया कर्मी भी हैं। कोई एक मसूरी विधानसभा इससे लगती सोना घाटी है और ये मसूरी दुदली तक क्षेत्र है। एक काम, एक सड़क जो कांग्रेस के कार्यकाल से 2004 से 2002 से 7 जब NT तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से सड़कें जैसी बनाई थी, जैसे छोड़ गए थे, ये स्कूल हमने बनाया। तो चुनौती है मेरी बात की, कागज़ लेकर आए, मैं भी कागज़ लेकर आऊँगा उधर से। जो कागज़ सारे काम कांग्रेस ने किए, उसी को ये अपना काम बता रहे हैं, चाहे ये टाउन हॉल हो, चाहे पार्किंग हो, चाहे आपका पेयजल योजना हो अगलाड़ से, चाहे जो है जो अपना जॉर्ज एवरेस्ट पे है, सब अधूरे कामों का उद्घाटन इन लोगों किया है। उसका नाम सेरे लेने का प्रयास किया है। और सहदारा पार्किंग की बात कर रहे थे, उसका भी उद्घाटन जो है माननीय हरीश रावत जी के कर कमलों द्वारा हुआ था और उसका भी हमने उनको काउंटर किया है। फेसबुक पर गोदावरी ठाकुर जी की फेसबुक पे है, आप देखिए, जवाब दीजिए। तो ये सब झूठ है। दरअसल में इनके पास झूठ के अलावा अब झूठ चलने वाला नहीं है। मोदी जी की झूठ बंद होगी तो गंगोत्री विधानसभा में चुनाव से संबंधित इस बार त्रिकोण श्रृंखला देखने को मिल रही है, जिससे नई पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी ने भी इस चुनाव पर नया मोड़ ला दिया है। पिछले 20 से 21 सालों में 2 पार्टी का बोलबाला रहा। इस बार आम आदमी पार्टी ने 2 बड़े पार्टी को चुनौती दे रखी है। बात करें आप नेता कर्नल अजय कोठियाल की, तो उन्होंने गंगोत्री विधानसभा को जमीनी तौर पर इस विधानसभा को काफी लंबे समय पहले ही यहाँ के युवा वर्ग के लिए काफी अच्छे कार्य कर रखे हैं। इस बात को यहाँ का युवा भली भांति जानता है। यही कारण है कि इस बार पूरा युवा वर्ग रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के साथ दिख रहा है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक रजनीकांत सेमवाल ने प्रेस वार्ता करके कर्नल अजय कोठियाल को अपना समर्थन दिया। रजनीकांत सेमवाल ने कहा, जब अजय कोठियाल पॉलिटिक्स में नहीं थे तभी भी उन्होंने यहाँ के युवाओं का साथ दिया है। इस बार पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो इस बार सभी वर्गों के लिए कार्य आवश्यक करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मां गंगा के प्रसिद्ध गंगोत्री धाम से अभी उत्तराखंड नव निर्माण का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। क्योंकि मैं एक लोक गायक हूँ, एक तीर्थ पुरोहित होने के नाते मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति का आदमी हूँ और सर की कार्यशैली जो रही है लोगों के बीच में, यूथ फाउंडेशन को लेके आप देखिए या केदारनाथ पुनर्निर्माण जो किया है, एक अकेले व्यक्ति ने कोई अपनी एक टीम को लेके, जब काफ़ी सारी एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो आप आज उत्तराखंड नहीं पूरी दुनिया उस चीज़ को देख रही है कि कैसे अकेले व्यक्ति ने अपनी टीम के साथ इतना पुनर्निर्माण कर दिया और इतनी अच्छी वहाँ पे फैल। जब आपने देखा होगा कि उस समय तो रास्ते भी नहीं थे, जब आपदा आई थी, तो कैसे वो JCB और कितने बड़े जो सामान लेके गए हैं, तो किन परिस्थितियों में पहुंचाए गए, वो तो सारा जग जाहिर है। तो सर की कार्यशैली को देखते हुए मुझे लगता है कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि कर्नल साहब ने गंगोत्री विधानसभा को चुना है। तो ये हमारे हम सब के लिए, उत्तरकाशी की जनता के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अपने गीतों की जिला परिवहन अधिकारी पौड़ी ने कहा कि यदि कोई सरकारी प्रोग्राम होता है तो उसमें भीड़ जुटाने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग को हायर किया जाता है। परिवहन विभाग और पुलिस को देखकर आम मोटर मालिक, ड्राइवर दोनों घबरा जाते हैं। आजकल भी मोटर मालिक दहशत में है। कारण यह है कि परिवहन विभाग और पुलिस के इंटरसेप्टर द्वारा आने वाले चुनावों के लिए गाड़ियां मुहैया कराई जा रही है। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग जबरदस्ती किसी के भी डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेता है और उसे चुनाव ड्यूटी पर जाने के लिए मजबूर कर देता है। मोटर मालिकों का कहना है कि उनको केवल तेल मिलता है, किराया देने की बात होती है लेकिन मिलता नहीं।
ये चुनाव के संबंध में अधिग्रहण आदेश बनाए जा रहे हैं वाहनों सर, इसमें टैक्सी वालों का कहना है कि हमें ज़बरदस्ती लिया जाता है और हमारा पुराना किराया आज तक नहीं दिया गया। नहीं, इस ऐसा मामले नहीं। में आप क्या बोलेंगे? हमारे पवाड़ी में कोई बकाया किसी का नहीं है। सर, वो तो कई टैक्सी वाले कह रहे हैं कि हमें केवल तेल दिया जाता है और बाकी हमारा शोषण किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। मतलब आपका क्या कितना किराया दिया जाता है सर टैक्सी वालों को इसमें? जो भी सरकारी दरें होती हैं, फिर भी सर, अब सरकारी दर होती है तो सर उसके बाद तेल आगे तेल तो मिलता है, तेल भी मिलता है और उसके बाद किराया भी मिलता है। किराया मिलता है। सर मतलब इसमें जो इनको लागू दी जाती है, लागू भरी जाती है जी। और उसके बाद उसमें उनका बैंक अकाउंट वगैरह होता है, उस खाते में पैसा आ जाएगा। सर, आपका नाम? मैं तारकिन वैष्णव, परिवहन के अधिकारी, पौड़ी। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इसी को लेकर तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बीएसएफ के जवानों ने भानेवाला से डोईवाला तक फ्लैग मार्च निकाला और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। इसी को लेकर पुलिस और बीसीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च कर आमजन को बताने का प्रयास किया कि पुलिस चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है और चुनाव के दौरान अराजक तत्वों द्वारा कोई खलल न डाल सके, इसको लेकर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। बीएसएफ की एक टुकड़ी के साथ लोकल पुलिस डोईवाला के साथ एक संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे जनता को ये संदेश दे सकें कि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। जो निर्वाचन होगा वो निष्पक्ष होगा, वो सुरक्षित माहौल में मतदेय स्थल में जाके मतदान कर सकते हैं और शांति व्यवस्था कायम रहे। मार्च भानेवाला तिराहे शुरू होकर मैक्सिमम जो हमारा एरिया है उसे कवर करने की, जैसे यहाँ से लेके भानेवाला तिराहे से केशवपुरी बस्ती, मिल रोड, डोईवाला, कस्बा चौक। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए हमें ये फ्लैग मार्च करने का वो मिला है मौका। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दावेदार बौखला रहे हैं। आज एक आरोप कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मनरेगा मनोज दास निवासी सिसलरी लैंसडॉन ने अपनी ही विधानसभा की दावेदार अखिल भारतीय महिला कांग्रेस सचिव ज्योति रौतेला पर लगाया है। मनोज दास ने बताया कि उनके द्वारा सोशल मीडिया पर ज्योति रौतेला से बढ़िया रंजना रावत लिखा गया था, जिस पर ज्योति रौतेला द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज किया गया और उनको झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई, जिससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ज्योति रौतेला दूसरे प्रदेश की बहू है। यदि उनको लैंसडॉन से कांग्रेस टिकट देती है तो वे कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे और स्वयं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि मनोज दास पहले जिला पंचायत चुनाव जहरी सीट से लड़ चुके हैं और वह दूसरे स्थान पर रहे थे। क्षेत्र में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस को काफी वोटों का नुकसान पहुंच सकता है। मसूरी टिहरी मार्ग मसराना के पास एक बाइक सवार की खाई में गिरने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने 2 दोस्तों के साथ उत्तरकाशी से देहरादून अपने दोस्त की शादी में देहरादून जा रहा था कि अचानक उसकी बाइक मसराना के पास सड़क के साइड पिलर से टकरा गई और युवक सीधे करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरी बाइक में आ रहे मृतक के दोस्तों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मसूरी पुलिस फायर सर्विस 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। काफी गहरी खाई और अंधेरा होने के कारण खाई में गिरे युवक को रेस्क्यू करने में पुलिस और रेस्क्यू टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि युवक की खाई में गिरने से मौके पर ही मौत हो गई है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पार्टियों ने अपने दावेदारों के नाम हाईकमान को भेजे हैं, वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में अपने अपने दावेदारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं हम बात करें थराली की, तो थराली विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने गुड्डू लाल को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं वर्ष 2017 में गुड्डू लाल निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिससे उन्होंने 7,000 से ज्यादा मत मिले हैं। अब गुड्डू लाल को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और वहीं गुड्डू लाल ने अब डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। गुड्डू लाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसा जन समर्थन मिल रहा आपको? सर, मैं पहले तो आपके चैनल को प्रणाम करूंगा और जो मुझे आज अपने भ्रमण के दौरान मुझे जो जन समर्थन मिल रहा है, मैं सबका आभारी हूं और थराली विधानसभा का आभारी हूं। और जो नवनिर्माण की हम लोगों की सोच है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी और सब लोगों के बीच जो अच्छा विकास हो और उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए हम इस मुहिम को अपने थराली विधानसभा के अंदर विकास के लिए चला रहे हैं। बाकी जो जन समर्थन मुझे मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। और 2022 के विधानसभा चुनावों की रणभूमि तैयार हो गई है। राजनीतिक दलों में भी अपने रणबांकुरों पर घोर मंथन भी शुरू कर दिया है। टिकट को लेकर चल रही माथापच्ची के बाद आखिर किसको बनाती है पार्टी अपना खेवनहार, ये तो पार्टी हाईकमान के पिटारे में बंद है। वहीं टिकट के दावेदारों के दिल की धड़कनें भी लगातार ही बढ़ती जा रही है। कल रात को रावत जी ऑनलाइन डायरेक्ट थे और उन्होंने बताया कि करीब 70 की 70 सीटों पर सबके प्रयासों से और मंथन पूरा हो गया है। जो लोग जितने भी नाम आने थे वो सब आ गए हैं, पर अभी भी 1-2 जगह हैं जहां 2 नाम भी हैं, कहीं कहीं तो एक ही नाम है, तो उनको फाइनल कर दिया गया है।
कहीं कहीं 2-3 नाम भी हैं, तो उनको बैठकर सुलझा लिया जाएगा। सभी की राय शुमारी है इसमें, जो भी ये तय हो रहा है। और बस ये है कि मुझे लगता है कि या तो आज रात तक या कल तक इस बात के लिए तय हो जाएगा कि किस किस को टिकट मिलेगा। क्या इस बार महिलाओं को तवज्जो मिलेगी टिकट्स को लेकर के? देखिए, मिलनी तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमारी महासचिव प्रियंका गांधी ने जब ये बात कही है कि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, और उन्होंने जो 125 सीटें यूपी में तय की हैं उनमें 50 महिलाओं को दी गई हैं, तो यहाँ पर भी कम से कम कुछ परसेंटेज 30% तो ज़रूर महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।